नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 जिसका नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, क्लास 9th के हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है और इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 1, 2, 3 के सारे वीडियोज आ चुके हैं, कई सारे पार्ट्स हैं उसके। ये वीडियो मैं वीडियो वाला इसलिए बना रहा हूँ, फेस वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर पहले आप आते थे फेस के साथ वीडियो बनाते थे, तो मैं वापस आ गया हूँ। कुछ कारण था जिसके कारण मैं नहीं बीच में बना रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है और जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बन पाता है। और एग्जाम का समय था, मुझे बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ाना था, इसलिए मैं बिना फेस के जल्दी जल्दी बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन एक बार फिर से मैं वापस आ चुका हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड में। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है वनोन्मूलन क्या है। वनोन्मूलन आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वनोन्मूलन होता है क्या है। वृक्षों का बृहद पैमाने पर कटाई, मतलब कि पेड़ पौधों की कटाई। अगर बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, विश्व के किसी भी कोने पर अगर बहुत भारी मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उसकी कटाई हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वनोन्मूलन कहलाएगा। औपनिवेश काल में वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक तथा और भी व्यवस्थित हो गई। औपनिवेशिक काल भी हमें पढ़ना था, हमने अपने चैप्टर में हमारे औपनिवेशिक काल है। मैं एक छोटा सा झलक समझा देता हूं कि औपनिवेशिक किसे कहते हैं, हालांकि आगे की स्लाइड में हमें डिटेल्स में पढ़ना है औपनिवेशिक काल। जब कोई देश किसी दूसरे देश पे जबरदस्ती अपनी राजनीति, अपनी संस्कृति, अपना भोजन, अपना रहन सहन थोपता है तो उसे हम औपनिवेशिक कहते हैं। या औपनिवेश काल, काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, उस समय को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो हमारे देश में आप सभी को पता है ना कि अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। अब जो ये अंग्रेज लंबे समय तक शासन किया तो उसने क्या किया? ये अंग्रेजी हमारे भारत को दे गया, ये जीन्स टी शर्ट दे गया, पिज्जा मोमोस बर्गर दे गया। तो ये सारी चीजें क्या है? उसने अपनी संस्कृति को हमारे भारत के अंदर जबरदस्ती थोपा ना। हमारा कपड़ा था धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, अब हम जींस पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के थे, तो वो हमको दे गया। तो यही होता है औपनिवेशिक। अब वनोन्मूलन आपको समझ में आ गया, औपनिवेशिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है, 1700 से 1995 तक, 1700 ईस्वी से 1995 ईस्वी के बीच 139 वर्ग किलोमीटर जंगल विभिन्न उपयोग के कारण साफ कर दिया गया। मतलब पूरे विश्व का एक बड़ा सा हिस्सा जो जंगल का था उसे काट दिया गया अलग अलग काम की वजह से। अब वो काम क्या है तो वो मैं आपको बता दूं। जंगलों की कटाई खेती के लिए भी किया गया है। अंग्रेजों ने अपने काम के लिए बहुत महंगे महंगे लकड़ियों को काट दिया। चंदन हो गया, सागवान हो गया, सखुआ हो गया, तो ये सब बहुत कीमती लकड़ियां थी, उन्हें इन्होंने काट दिया। याद रखिएगा, 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल की कटाई हो गई, साफ कर दिया। और ज्यादातर ये किन चीजों में हुआ, किन के समय में हुआ? औपनिवेशिक काल में, अर्थात जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वनों से लाभ क्या है। जंगल से आपको किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा कि जंगल से हमें क्या लाभ होता है। तो जंगल से तो बहुत सारे लाभ हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो भी तो जंगलों से ही आता है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो सबसे पहला तो देखिए, डाई का निर्माण होता है लकड़ियों से। इमारती लकड़ियां कहने का क्या मतलब हो गया? जो घरों में फर्नीचर में यूज होता है, टेबल कुर्सी पलंग सोफा मेज, ये सारी चीजें जो बनाई जाती है तो सब तो लकड़ियों से बनाई जाती है ना। उसमें होता है दवाइयां, जंगलों से जड़ी बूटियां भी बनाई जाती है, दवाइयां भी बनाई जाती है। कई प्रकार के जंगलों में आपको दवाइयां वाले पेड़ पौधे मिलेंगे। अब दवाई वाले पेड़ पौधे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूं। नीम की पत्ती है, नीम के पत्ते को हम दवाई के रूप में यूज नहीं करते हैं। तुलसी के पत्ते का दवाई के यूज नहीं करते हैं। जैसे हमें सर्दी खांसी हो गया तो मम्मी क्या करती है, बोलती है कि तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना देती है, कहते हैं पी लो। तो फायदा करता है ना हमारे शरीर में। इसके अलावा मसाले भी जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। शहद, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें किससे प्राप्त होता है? वन से, जंगलों से। गोंद,
गोंद जो होता है वो भी जंगलों से ही प्राप्त होता है। रबर का जो निर्माण होता है ये भी पेड़ पौधों से ही होता है। और कागज, सबसे अच्छी बात है कि जिस पुस्तक का उपयोग आज करते हो आप, या जिस कॉपी का उपयोग आज आप करते हो, उस कॉपी का निर्माण जंगलों से होता है। उस कॉपी, किताब का निर्माण, पेज जो होता है, पन्ना जो होता है, उसका निर्माण जंगलों से होता है। तो इस प्रकार से आपने वनों के लाभ को समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। वनोन्मूलन के कारण क्या था? वनों का इतना भारी मात्रा में काटना, जंगलों का सफाया करना, किन कारणों से जंगलों को इतना काटा गया, साफ किया गया? ईंधन के लिए, जलावन, जो हम लोग अब आज तो घर घर में चूल्हा है, गैस चूल्हा है, स्टोव है, इंडक्शन कुकर है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, ये सारी चीजें नहीं होती थी। लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे, या आज भी आप गांव में चले जाओ तो लकड़ियों पे खाना बनाते हुए आप लोगों को देखोगे, तो वही लकड़ी जो होता है वो ईंधन था। ईंधन के रूप में उन्होंने जंगलों की कटाई की। व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, अब व्यापारिक कृषि क्या है? व्यापारिक मतलब होता है बिजनेस। जिस चीज से ज्यादा फायदा होता था वो चीजें क्या थी? वो चीजें थी कॉफी, वो चीजें थी चाय, वो चीजें था नील, वो चीजें था रबर। जिससे अंग्रेजों को ज्यादा फायदा होता था वो उन चीजों की खेती ज्यादा करवाते थे। इसके अलावा खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब जनसंख्या बढ़ रही थी तो सबको तो भोजन चाहिए, और सबको भोजन चाहिए तो सबको धान, गेहूं, मक्का, तो यही भोजन करोगे ना, या सोना चांदी पैसा तो भोजन करोगे नहीं, या मिट्टी तो खा के रहोगे नहीं। तो तुम्हें खाने में क्या चाहिए? धान, गेहूं, चावल। तो इसके लिए खेत चाहिए जहां पे खेती किया जाता, इसलिए बड़े बड़े जंगलों को काट के खेती योग्य भूमि का निर्माण किया गया। रोपण कृषि, जैसे चाय, कॉफी, रबर इत्यादियों को लगाने के लिए जंगलों को साफ करके खेत का निर्माण किया गया। और इसके अलावा जो रेलवे लाइन था, जो रेलवे की पटरी होती है ना, उस पे ना स्लीपर का उपयोग होता है, जिसमें लकड़ियों का उपयोग होता है। इस कारण से भी बहुत सारे जंगलों को साफ कर दिया गया स्लीपरों के प्रयोग के लिए। स्लीपर जो होता है उसके प्रयोग के लिए, वो लकड़ी का इतना इतना डंडा होता है जो दो पटरियों के बीच में लगा हुआ होता है। शहद, चाय और कॉफी के लिए। तो ये सारी चीजें थी जो वनोन्मूलन के कारण थे, जिस कारण से जंगलों को भारी मात्रा में काटा गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में वन विनाश के कारण। वनों का विनाश भारत में क्यों हुआ? भारत में इतनी मात्रा में जंगलों की कटाई हुई, लकड़ियों की कटाई हुई, जंगल का दोहन किया गया, सफाया किया गया, क्या कारण थे? कहां? भारत में। देखिए, बढ़ती आबादी, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही थी, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए भोजन चाहिए, और भोजन की मांग के लिए क्या हुआ? पेड़ पौधों को काटा, खेत बनाया, खेतों में कृषि के चीजों को लगाया। रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था भारत में, इस कारण से काफी सारे जंगलों की कटाई हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत में चाय, कॉफी, रबर की मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काटा, वहां पे खेत बनाया, और खेतों पे फिर इन्हीं चाय, कॉफी और रबर की खेती करना शुरू कर दिया। और यहां से खेती के बाद उन चीजों को बाहर के बाजारों में बेच के मुनाफा कमाता था। तो ये भारत में वन विनाश के कारणों में से एक है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत का पहला वन महानिर्देशक। देखिए, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। डाइट्रिच बैडिस को भारत का पहला वन महानिर्देशक बनाया गया। अर्थात भारत के जितने भी जंगल थे, जितने भी वन थे, जितने भी पेड़ पौधों का गुच्छा था, उन सभी के ऊपर सबसे ऊपर डाइट्रिच बैडिस को उसका निर्देशक बनाया गया। उसी के अंदर उसको बोला गया कि ये देख रेख करेंगे। 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है भारतीय वन सेवा। तो देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1864 में की गई थी। यह भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। वन अधिनियम का क्या मतलब होता है? कि जंगल से जुड़ा हुआ कानून, जंगल से जुड़ा हुआ नियम। देखिए, 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया। 1864 में भारतीय वन सेवा शुरू किया गया और 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला स्लाइड हम देखते हैं। 1878 के वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जितने भी भारत के अंदर जंगल थे उन्हें 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा भारत के सभी जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित, दूसरा था सुरक्षित और तीसरा था ग्रामीण। ध्यान दीजिएगा, भारत के जितने भी जंगल थे उसे 3 भागों में बांट दिया गया।
आरक्षित जंगल, सुरक्षित जंगल और ग्रामीण जंगल। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो सबसे अच्छा वन था, जिसमें महंगे महंगे लकड़ी थे, जिसमें चंदन, सागवान, सखुआ, बहुत ही कीमती लकड़ी थे, उन्हें आरक्षित वन कहा गया। यहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते थे, ग्रामीण लोग नहीं जा सकते थे, जिनका घर आसपास में था उन्हें नहीं जाने दिया जाता था। इसमें सिर्फ अंग्रेज लोग जाते थे। अंग्रेज की मैडम, गोरी मैम, पत्नी, साली, बीबी, बहन, जो गोरे गोरे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो लोग जा सकते थे। मकान बनाने के लिए या ईंधन के लिए, या आप मकान बनाओ या आप घर में जलावन के लिए लकड़ी ले जाओ, वे सिर्फ सुरक्षित या ग्रामीण वन से ही लकड़ियां ले सकते थे। मतलब आरक्षित में नहीं जा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित में। इसमें उतनी अच्छी लकड़ियां नहीं थी, वह भी अनुमति लेकर जाना पड़ता था। जो फॉरेस्ट गार्ड होता था, जो जंगल का ऑफिसर होता था, उससे हाथ पैर जोड़ के, दया की भीख मांग के, घूस दे के, पैसे दे के, तब वो जाके कहीं जंगल में जा पाते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वैज्ञानिक वानिकी क्या है। ये भी आई रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1906 ईस्वी में देहरादून में, याद रखिएगा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। कब? 1906 में। कहां पे? देहरादून। कहां है? उत्तराखंड की राजधानी है, याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था। लोगों को वैज्ञानिक इस तरह से ज्ञान देते थे जिसे हम वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आखिर वैज्ञानिक वानिकी क्या है? तो जहां पे पेड़ों को काटा जाता था, जहां पे प्राकृतिक वनों की कटाई कर दी जाती थी, उसी स्थान पे एक लाइन से एक तरह के पेड़ पौधों को लगा दिया जाता था। मान लो कि जहां पे भी हम रह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, वहां पे बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगलों को काट के साफ कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे आम का पेड़ है तो एक लाइन से पूरे आम का पेड़, अमरूद का पेड़ है तो एक लाइन से अमरूद का पेड़, सागवान का पेड़ है तो एक लाइन से सागवान का सागवान पेड़ रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक वानिकी के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। वन कानूनों का प्रभाव क्या हुआ जब अंग्रेजों ने हमारे भारत के लोगों के लिए जंगल का कानून बना दिया, वन को लेके कानून बना दिया, फॉरेस्ट को लेके लॉज बना दिए। उसका प्रभाव क्या पड़ा, उससे क्या क्या दिक्कतें आई? तो देखिए, लकड़ी काटना, पशुचारण। पशुचारण का मतलब होता है पशुओं को जंगल में चराना। जैसे गाय, भैंसी, बकरी, भेड़ इत्यादियों को गांव में ले जाते हैं ना जंगल में चराने के लिए, उसे हम पशुचारण कहते हैं। कंदमूल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी घोषित हो गया। अब जंगल में ले जाके लोग लकड़ी नहीं काट सकते थे, गाय भैंसी को नहीं चरा सकते थे, फल फूल इत्यादियों को जमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये गैर कानूनी हो गया। पुलिस पकड़ लेता था तो मारता था, दंड करता था। वन रक्षकों की मनमानी बढ़ गई। जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो अपनी मनमानी चलाने लगे। घुमंतू खेती पर रोक लग गया। घुमंतू खेती का क्या मतलब होता है? एक घुमंतू लोग होते हैं जो आज यहां रुके तो आज यहां खेती करेंगे, कल कहीं और रुकेंगे वहां खेती करेंगे, फिर परसों कहीं और चले जाएंगे वहां खेती करेंगे। तो आज कल परसों के तौर पे आपको नहीं समझना, क्योंकि आज यहाँ पे रुके खेती तो कर नहीं सकते और उसको छोड़ के कल तो चले नहीं जाएंगे। साल, 2 साल, 3 साल वो रुकते थे एक जगह पे, खेती करते थे और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाते थे। जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली महिलाएं का असुरक्षित होना। जो महिलाएं घर में ईंधन के लिए, जलाने के लिए लकड़ी जंगलों से चुन के लाती थी या काट के लाती थी, अब वो महिलाओं को जंगल में नहीं जाने दिया जाता था। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय को जंगल से बेदखल होना पड़ा। जो लोग जंगल में ही रहते थे, आदिवासी लोग जो जंगल में ही रहते थे, उन्हें जंगल से निकाल दिया गया, उन्हें घर से बेदखल कर दिया। उनके सामने खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि पहले तो वो जंगल में रहते थे तो जंगल की चीजों को खा के जी लेते थे, लेकिन जब जंगल से उन्हें निकाल दिया गया तो क्या खाते, कैसे जीते, कहाँ रहते, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो ये वन कानून का प्रभाव था। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। देखिए, उपनिवेशवाद चैप्टर के कीवर्ड में ही है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उपनिवेशवाद आ भी गया है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे वन्य समाज मतलब जंगल का जीवन कैसा था और उपनिवेशवाद क्या होता है। औद्योगिकरण के दौर में 1700 से 1995 के बीच, औद्योगिकरण के दौर में जब भारत में औद्योगिकरण की स्थिति चल रही थी,
वो कब से कब 1700 से 1995 के बीच क्या हुआ, 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल काट लिया गया। इतना बड़ा जंगल काटा गया, ये दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 10%, लगभग 9.3 लिखा हुआ है, आप इसे मोटा मोटी 10% याद रखना। पूरी दुनिया की बात कर लो, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं करते हैं, पूरी दुनिया के क्षेत्रफल जो है ना उसका 10% जंगल काट लिया गया। मतलब मेरे को तो लगता है कि भारत जितना बड़ा है इतना बड़ा जंगल ही साफ कर दिया गया, भारत से भी बड़ा कहिए आप। तो यहां पे देखिए इसका इस्तेमाल कहां होता था, औद्योगिक इस्तेमाल, जैसे खेती बाड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। औद्योगिकरण में किया गया, खेती बाड़ी के लिए किया गया, अपने घर में जलावन के लिए किया गया, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही थी लोगों को लकड़ियों की भी तो अधिक आवश्यकता होती थी। तो इस कारण से 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल का सफाया हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जमीन की बेहतरी। बेहतरी मतलब अच्छा बनाना। अगर हम बात करें सन 1600 में तो हिंदुस्तान का कुल भूभाग का लगभग 6ठे हिस्से पर खेती होता था। पूरा हिस्सा में से 6 भाग पूरे जमीन को बांट दो, भारत का जितना भी जमीन है ना उसको 6 भाग बांट दो और 1 भाग पे ही खेती होता था, बाकी किसी पे खेती नहीं होता था। लेकिन अगर हम बात इसी का अगर आगे के समय में कर ले तो ये अभी के समय में तो समझो आधा से भी पार है, आधा से ज्यादा जमीन पे खेती होता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भोजन की जरूरत बढ़ रही है और भोजन की जरूरत बढ़ रही है तो खेती का मांग बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। किसानों को जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं का विस्तार करना पड़ा। किसान जितने भी थे उन्हें जंगल को खत्म करना पड़ा, वहां पे खेती करना पड़ा ताकि वो अधिक से अधिक अनाज को उगा सके। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। जब अंग्रेजों का राज था हमारे भारत में उस समय बहुत ज्यादा खेती को बढ़ाया गया। इसकी बहुत सारी वजह थी, जैसे अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल जैसे पटसन, गन्ना, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। अब ये कारण था कि अंग्रेजों ने क्या कहा, यदि आप पटसन का खेती करोगे, गन्ना का खेती करोगे, कपास का खेती करोगे तो आपको कर्ज मैं दूंगा, आपको पैसे मैं दूंगा, आपको सहूलियत मैं दूंगा, आप पे लगान कम लगेगा। तो लोग लोभ के कारण इन सभी चीजों का खेती करते थे और इस कारण से जंगल का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने साफ कर दिया। तो ये जमीन की बेहतरी थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पटरी पर स्लीपर। पटरी मतलब रेल की पटरी। अभी मैंने आपको समझाया था कि रेल के दोनों लाइनों के बीच में लकड़ियों की स्लीपर डाली जाती थी, तो इस कारण से भी लकड़ियों का बड़ा हिस्सा साफ किया गया। 1850 के दशक में रेल लाइन के प्रसार मतलब कि बढ़ाने के लिए लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा हो गई, क्योंकि अधिक से अधिक अंग्रेज चाहते थे रेल को बिछाना ताकि आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा सके। शाही सेना जो थे, शाही सेना मतलब राजाओं के सेना हो गए या बड़े बड़े ऑफिसर के सेना हो गए, उनके आने जाने के लिए और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइन बहुत जरूरत था। मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े धनी सेठ थे या अंग्रेज के बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए सुविधा हो जाती है अगर ट्रेन आ जाता तो। अब वो क्या किए, रेलवे लाइन के विस्तार के लिए अधिक से अधिक मात्रा में लकड़ी काटना शुरू किया और स्लीपर का उपयोग करना शुरू किया। इंजन को चलाने के लिए ईंधनों के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। अब रेल जो चलता था तो उसमें आग के लिए अधिक से अधिक मात्रा में लकड़ी काटी जाती थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। समझिए 1 मील रेल की पटरी बनाने के लिए 1700 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। अब मान लो कई हजार किलोमीटर की अगर रेलवे लाइन बनानी हो तो समझिए एक जंगल का कितना बड़ा हिस्सा को यहाँ पे काटा जाता था। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। अब रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ पेड़ों की भी बहुत मात्रा में कटाई हुई यहाँ पे, क्योंकि जितनी मात्रा में आप यहाँ लाख में किलोमीटर में देख रहे हो तो सोचिए कितने बड़ी मात्रा में वहां पे लकड़ियों की कटाई होगी। तो ये था स्लीपर के बारे में जो पटरी बनाने के लिए उपयोग होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बागान के बारे में जान लेते हैं। यूरोप में चाय और कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, चाय और कॉफी मतलब जो चाय हम पीते हैं या फिर जो कॉफी का उपयोग करते हैं, तो यूरोप में इसका बहुत डिमांड था। तो अंग्रेज क्या करते थे, इसका खेती हमारे भारत में हमारे भारतीय किसानों से करवाते थे। तो प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया, जंगलों को साफ किया और वहां पे खेत बनाया और किसानों से उस पर सस्ते दरों पे या फिर कहिए जबरदस्ती तरीकों से इनको
चाय का और कॉफी का खेती करवाते थे जबरदस्ती, ताकि उनको वो यूरोप में जाके बेच सके और उन्हें उससे फायदा प्राप्त हो। तो ये बगान के बारे में था, जिस बगान को लगाने में भी जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ किया गया था। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी मतलब बिजनेस के लिए जो चीजें शुरू हुई है। ब्रिटिश, देखिए यहाँ पे एक जर्मन विशेषज्ञ थे, उन्होंने यह महसूस कराया लोगों को, वहां अपने लोगों को महसूस कराया कि वन का संरक्षण जरूरी है, जंगलों का बचाव जरूरी है। यदि हम जंगलों को नहीं बचा के रखेंगे तो आगे आने वाले समय में हम लोगों के लिए ही यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण समय हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जंगलों के प्रबंधन के लिए, बचाने के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना चाहते थे। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए जिससे जंगलों को बचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने कानून से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ऐसा बताया कि कानून हमें अगर मंजूरी देता है तो हम एक ऐसे सिस्टमैटिक तरीके का निर्माण करेंगे जिससे जंगलों को भी बचाया सके। वन संपदा के उपयोग ये थे वो संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। जैसे क्या क्या, तो पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों की लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब जंगलों में पशुओं को चराने नहीं जाने देना है, बंद कर देना है, लकड़ियों की कटाई बंद कर देनी है, ताकि जंगलों को सुरक्षित किया जा सके। इस तंत्र में क्या होता था कि पेड़ काटने वाले को सजा का भागी बनना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे सजा मिलता था। अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, इसे बगान कहा जाता था। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वैज्ञानिक वानिकी में यही होता था कि अलग अलग पेड़ों को काट के एक ही तरह के पेड़ों को लगा दिया जाता था। तो ऐसा ही कुछ इस समय भी हुआ, जिसे हम व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, इस जंगल के इस तरीके से नियम कानून बने, अधिनियम बने, 3 तरह के जंगलों का भाग बांटा गया, तो इससे लोगों का क्या प्रभाव हुआ। तो देखिए, जहां एक तरफ ग्रामीण मतलब होता है गांव में रहने वाले लोग अपनी अलग अलग जरूरत, जैसे ईंधन, गांव में रहने वाले लोग क्या करते थे, ईंधन की जरूरत, चारे मतलब कि गाय बकरे भेड़ इत्यादि और खाने के लिए जो खाना लाते थे, उनको जंगल पे ही आश्रित होना पड़ता था। तो अब ये क्या करते थे, अलग अलग प्रजातियों का पेड़ चाहते थे। वो अब चारे के पत्तों के लिए जंगल में अलग अलग प्रजातियों का पेड़ चाहते थे, क्योंकि एक ही पेड़ से तो उनका काम चलता नहीं। वहीं पे वन विभाग को ऐसे पेड़ की जरूरत थी, मतलब अंग्रेज क्या चाहते थे, ऐसा पेड़ लगाओ जिसकी लकड़ी जहाज बनाने के काम है, ताकि वो समुद्र में व्यापार कर सके, रेलवे की पटरी बनाने में काम आए, लकड़ी मुहैया कर सके। तो ऐसी लकड़ियों के लिए उन्हें लंबी और सीधी लकड़ी चाहिए थी, क्योंकि सीधी और लंबी लकड़ी का क्या मतलब है कि जिससे जहाज आसानी से बनाया जा सके। इसलिए उन्होंने कौन कौन से पेड़ को चुना, सौगान को, साल को, क्योंकि इस सब के पेड़ जो होते हैं ना बहुत सीधे सीधे होते हैं और मजबूत भी होता है। तो जंगल वाले इलाके में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादनों को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते थे। दवाओं के रूप में भी, जड़ी बूटियों के रूप में भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। कई बार जो अभी तो डॉक्टर बहुत ज्यादा अपडेट हो गए हैं, बहुत सारी दवाइयां आ गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग जंगल के ही पत्तों का, छालों का, जड़ का उपयोग करके लोगों के लिए औषधि बनाया करते थे, दवाइयां बनाया करते थे। लेकिन जब वन अधिनियम आ गया तो देश भर में जितने भी गांव वाले लोग थे उनकी मुश्किलें बढ़ गई, उनको दिक्कत हो गया, क्योंकि जंगल में उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। जब यह कानून बन के आ गया तो उन्हें जंगल में लकड़ी काटना तक मना हो गया, पशुओं को चरा नहीं पाते थे। सभी रोजमर्रा की गतिविधियां जो थी, जो उनकी जिंदगी थी, वो अब गैर कानूनी बन गई, क्योंकि जंगल में जाते उनको पुलिस पकड़ लेता था, उनको सजा मिल जाता था। उनके पास अब लकड़ी चुराने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अब मान लो घर में हमारे अगर राशन है तो पकाने के लिए तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, तो बेचारे सब चोरी करते थे। अगर चोरी करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जो जंगल के ऑफिसर थे, वो उनको पीटते थे, उन पर जुर्माना लगा देते थे और उनसे घूस ऐंठते थे, पैसा ऐंठते थे। तो ये लोगों के जीवन पर प्रभाव था जंगल के अधिनियम के बाद। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है शिकार की आजादी। अब जो जंगल के जानवर थे, जो जंगल में पशु रहते थे, उनको मारना ही शिकार कहलाता है, हंटिंग कहलाता है। जंगल संबंधी नए कानून ने जंगल वासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया, और भी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो जंगली जानवर को मार के भी खाते थे।
जंगली जानवर को मार के अपना भोजन के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन अब जब जंगल का नियम बन गया इसके बाद वो शिकार ही नहीं कर पाते थे। उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर और छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जब जंगल का नियम आया तो सब कुछ बंद हो गया, गैर कानूनी हो गया। यह एक पारंपरिक प्रथा और गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के रूप में दंडित किया जाने लगा। अगर वो शिकार करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें दंड मिलता था। हालांकि जो शिकार पर पाबंदी लगा वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों पे लगा। अंग्रेज ऑफिसर जो थे, जो अंग्रेज थे या फिर राजा थे, वो खूब शिकार करते थे, उनको छूट मिला हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज ऑफिसर ने अकेले 400 बाघों को मार दिया था। 400 बाघों को मार दिया। आज हमारे देश में बाघों की संख्या इतनी कम इसलिए है क्योंकि ये अंग्रेजों का ही देन है, ये हमारे राजाओं का ही देन है। ये जितने भी सुल्तान हुए हैं वो सभी शिकार के प्रेमी थे। वो उन लोगों ने हमारे जंगल के जानवरों को मारने में अपना पूरा सामर्थ्य दिखाया। अब देखिए, एक अकेला आदमी 400 बाघों को मार गिराया। आज हमारे देश में बाघों की कमी है। तो देखिए, मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुत्ता सिद्ध की भी जाती थी। ये जितना शिकार करते थे ना, जितना बाघों को मारते थे, इनको उतना शक्तिशाली समझा जाता था, उतना ज्यादा वर्चस्व इनको माना जाता था समाज में। तो ये शिकार की आजादी थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, वन विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। जंगल को लेके जो विद्रोह हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बारे में जान लीजिए। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय मतलब जंगल में रहने वाले लोग ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। ये जितने भी अंग्रेजों ने जितने भी नियम बनाए, जितने भी जंगलों का बंटवारा किया, या फिर शिकार पे रोक लगाया, या फिर लकड़ी काटने पे रोक लगाया, या पशुचारण करने पे रोक लगाया, इन सभी के खिलाफ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग या जंगल के किनारे रहने वाले लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। इसे ही हम वन विद्रोह कहते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, ब्लैडोंग डिस्टेंशन। देखिए, डचों ने पहले जंगलों में खेती के लिए जमीनों पर लगान लगा दिया, टैक्स लगा दिया। लगान का क्या मतलब होता है? टैक्स लगाना। किस पे लगा दिया? जंगलों पे खेती, या खेती वाले जमीन कह लीजिए या जंगलों पे कह लीजिए। आपको तो पता है जितने भी अधिनियम बने थे उसके बाद तो जंगल में जाना ही मुश्किल था। तो खेती की जितनी भी जमीन थी जिसपे खेती होता था उस पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। और बाद में क्या किया, कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने एवं लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध करवाएं। अब देखिए, गांव के जमीन के ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया। कहा कि अगर आप अपने भैंसे, अपने लोग को हमारे साथ भेजे, जंगल में लकड़ी कटवा दे, लकड़ी को ढो के शहर तक पहुंचवा दे, तो आप लोग का टैक्स नहीं लगेगा। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। अब देखिए, जावा के जंगल में, ये भी VVI रहेगा, इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। पहले जो जावा था वो आज खुद के एक देश के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है इंडोनेशिया। मुस्लिम कंट्री है ये। भारत एवं इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। भारत में जो वन को लेके अधिनियम आए थे, जो कानून बना था, और इंडोनेशिया में जो जंगल को लेके कानून था, उसमें समानता था, बहुत मिलता जुलता था। 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। 1600 ईस्वी में वहां के, अभी का जो इंडोनेशिया है, उसकी जो आबादी थी वो 34 लाख थी। उपजाऊ मैदानों के ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। वहां पे जमीन बहुत उपजाऊ था, लेकिन जो पहाड़ थे उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो घूम घूम कर खेती किया करते थे। तो ये जावा के जंगल के बदलाव के बारे में है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, जावा के लकड़हारे के बारे में जान लेते हैं, जो लकड़ियों का काम करते थे, लकड़ी काटते थे। तो जावा के जो लकड़हारे थे, उनके कौशल के बगैर सागवान जो था, मतलब सागवान आप कह लीजिए, उसकी कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर एक लोगों के हाथ का बात नहीं था, संभव नहीं था कि कोई भी जाए और लकड़ी काट ले। तो ये कौन कर सकता था? तो जावा के लकड़हारे, जो उस समय इंडोनेशिया के लकड़हारे थे, जो जंगलों की कटाई करते थे, उनके अंदर ये हुनर था कि वो सही तरीके से सागवान वगैरह की लकड़ी को काट सके और बड़े बड़े राजाओं के महलों का निर्माण कर सके। डचों ने जब 18वीं सदी में जंगलों पर नियंत्रण स्थापित शुरू कर दिया, तब इन्होंने भी कोशिश की कि किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया जाए, लेकिन इनके प्रतिरोध को दबा दिया गया। जो लकड़हारे थे जावा के, जब अंग्रेज ने कानून बना दिया कि जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, जंगल में शिकार नहीं कर सकते, जंगल में पशुचारण नहीं कर सकते, तो जावा के लकड़हारों ने भी संग्राम खड़ा कर दिया। और इन्होंने सोचा, इन्होंने क्या किया कि कहा कि हम राजा के ऊपर आक्रमण करके उसके सभी चीजों को हथिया लेंगे। लेकिन
अंग्रेजों के साथ राजा ने मिलकर इनके इस विद्रोह को दबा दिया। अब हम बात कर लेते हैं जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद, जब जावा में भी, आज के इंडोनेशिया में भी जब कानून बन गया जंगल को लेकर, उसके बाद इनका क्या हुआ, तो ग्रामीणों का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। ग्रामीण गांव के रहने वाले लोग जंगल में नहीं जा सकते थे। वनों से लकड़ियों की कटाई, कुछ विशेष कार्य जैसे नाव बनाने, घर बनाने, यहाँ पे घन लिखा हुआ है, ये घर होगा, घर बनाने के लिए किया जा सकता था, वह भी विशेष वनों के वन अधिकारियों के निगरानी में। अगर कोई आदमी जाके जंगल में लकड़ी काटना चाहता है तो काटेगा जरूर, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर उसके साथ जाएंगे। और किन कारणों से काट सकता है, जब उसे नाव बनाना हो या घर बनाना हो। परमिट के बिना लकड़ियों की ढुलाई, वन के अंदर घोड़ा गाड़ी या मवेशी पर यात्रा करने वाले को लिए दंड का प्रावधान था। अगर आप बिना पूछे जंगल में घुस गए, लकड़ी काट लिया, घोड़ा गाड़ी लेके चले गए या लकड़ी ढोते हुए पकड़ा गए, तो आपके ऊपर दंड लगा दिया जाता, आपको मारा पीटा जाता, हो सकता था आपको कि जेल में भी डाल दिया जाए। तो ये सारी चीजें थी जावा में डचों द्वारा वन कानून के बनाने के बाद इनके साथ क्या हो रहा था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। विद्रोह के तरीके क्या थे, तो ये जितने भी लोग थे ये वन अधिनियम या वन कानून के खिलाफ विद्रोह कैसे कर रहे थे, तो सर्वेक्षण करने आए डचों के सामने जमीन पर लेटना। जो अंग्रेज आते थे ना और वो पूछते थे कि क्या है, तो वो जमीन पे लेट करके नाचने लगते थे, लेट जाते थे, उनको कुछ बताते ही नहीं थे। लगान या जुर्माना न भरना, न पैसा देते थे न टैक्स देते थे, बेगार से इनकार करना, कोई काम करने भी नहीं जाते थे। तो जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले, जब इंडोनेशिया पर जापान का कब्जा होने वाला था, उससे पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति के तहत, भस्म मतलब होता है जला देना और भागने का मतलब तो आपको पता ही होगा, जितने भी सागवान और आरा मशीन के लट्ठे थे उन सभी को आग लगा दिया, जला दिया, खत्म कर दिया, ताकि वे जापानियों के हाथ न पड़े। इसके बाद जापानियों ने क्या किया, वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर किया, जंगल काटने के लिए उन्हें मजबूर किया और बहुत भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में दोहन किया। किसका, जंगल का दोहन किया। इस तरह से आपने देखा क्लास 9th बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अध्याय 4 था, वन समाज एवं उपनिवेशवाद, नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वन शॉट में समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।